वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज फिर हम आरआरबी एनटीपीसी 2016 का एक और पेपर सॉल्व करेंगे जो कि हुआ था आपका 18/4/2016 को शिफ्ट 2 में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, आरआरबी, एसएससी या कोई भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम के पेपर आपको सॉल्व कराते हैं और पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आज के पेपर को हल करना शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रितेश ने एक पुरानी बाइक खरीदी। 3 मालिकों के माध्यम से गुजरने के बाद बाइक का मूल्य 50% तक बढ़ जाता है। यदि पहले और दूसरे मालिक को क्रमशः 10%, 30% लाभ मिलता है तो तीसरे मालिक द्वारा कमाया गया लाभ निकालना है। तो इसका कहने का मतलब है, एक बाइक है, ठीक है, एक बाइक है, उसको पहले ए खरीदता है, फिर बी खरीदता है, फिर सी खरीदता है। तो ए कुछ लाभ लेता है ना, 10% जो कि दी हुआ है। बी लेता है आपका 20% लाभ, एंड सी कितना लेगा कि टोटल इसका मूल्य जो है 50% बढ़ जाए। तो आपको वो निकालना है, ठीक है ना, सी का लाभ निकालना है कि सी कितना लाभ लेता है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए मानते हैं कि जो बाइक का मूल्य था 110 रुपये की हो गई, एंड दूसरे के लिए क्रय मूल्य कितना रहा, 110 रुपये, एंड इसने जो प्रॉफिट कमाया वो 30% कमाया, तो ये होता है 33, ठीक है ना। तो 33 प्रॉफिट कमाया एंड प्लस इसका 110 इसमें जुड़ जाएगा, तो तीसरे के लिए जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 143 रुपये, ठीक है ना। एंड ये कितने रुपए में बेचे कि 150% हो जाए, मतलब 50% लाभ हो जाए। तो ये 150 होना चाहिए तभी 50% होगा। तो 150 कितना ज़्यादा हुआ, 7 रुपये, तो इसने 7 रुपये ज़्यादा कमाए। तो अब हमें निकालना है 7 रुपये कितना परसेंटेज हुआ, 143 का। तो हम निकालेंगे 143 का x प्रतिशत बराबर 7। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि x का जो प्रतिशत है वो कितना है, आपका आएगा 4.89 करके कुछ आएगा, इसको हम 4.9 मान सकते हैं। तो ये आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाज़ा कहा जाता है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको अंत में देखना है, ठीक है ना, लास्ट में देखना है कि आपको आंसर के लिए क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे देखना है कि तो कोई व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होगा, है ना। तो आपको यहाँ पे बताना है कोई व्यक्ति खड़ा कहाँ पे होता है, फर्श पे होता है, ठीक है ना। तो फर्श को क्या बोला जाता है, फर्श को छत बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ इसी वाक्य से मतलब है कि फर्श को छत बोला जाता है, और छत हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर का जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया। तो बख्तियार खिलजी ने जो लक्ष्मण देव थे वहाँ के बांग्लादेश के राजा, उनको पराजित किया था, ठीक है, 13वीं सदी में। तो ये आपका बी नंबर का जो ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो इसमें आपको दिया है, जिस पर धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाए। तो यहाँ पे आपको P दिया नहीं हुआ है, तो P को P ही रहने देते हैं, एंड R, एंड यहाँ पे T हो जाएगा। T को आपको 10 दिया है तो 10 लिख देंगे, एंड अपॉन 100, ये फॉर्मूला हो गया। एंड आपको कितना गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। तो ये आपका मिश्र धन दिया हुआ है। मिश्र धन में से जब हम प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट आता है। तो इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 5p माइनस p, तो ये हो जाएगा हमारा 4p, ठीक है ना। तो यहाँ पे p से p कैंसिल हो जाएगा, एंड जब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आ जाओ यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो आ जाएगा आपका 40%। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 40%। ए नंबर का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका टाइम एंड वर्क का है। तो आज मैं इस क्वेश्चन को, जो टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपको होमवर्क के रूप में देना चाहूँगा, बिकॉज़ मैंने ये सोचा है कि काफ़ी बड़ा पेपर हो जाता है, इसके लिए मैं किसी एक टॉपिक के क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया करूँगा। तो आप ये क्वेश्चन अपने मन से ट्राई करें, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप इसको ट्राई करेंगे। नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कमेंट में ही इसका आंसर आपको सॉल्व करके टाइप करके भेज दूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इन संख्याओं में से कौन सी 11 से विभाजित नहीं है। तो आपको इसके लिए दो तरीके से लगा सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप इसको डिवाइड करके देख लें, जिससे विभाज्य हो जाए उसका वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो 11 से विभाजिता का नियम होता है, जो मेथड होता है, वो आपको याद होना चाहिए। तो 11 से विभाजिता का मेथड ये होता है कि जितने भी ऑड जगह पे आपके नंबर्स हैं उनको करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये या तो इनका जो माइनस है वो या तो ज़ीरो आना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ। जैसे सी अपना आंसर है तो मैं इसी में चेक करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे इवन नंबर, ऑड नंबर पे कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है। ठीक है ना, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6, 6 + 1 7 हो गया, 7 + 5 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब माइनस लगा देंगे। अब इवन नंबर पे जोड़ेंगे तो 9 + 2 9 + 3 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 + 7 कितना हो गया, 19 हो गया, 19 + 4 हो गया 23। तो यहाँ पे 23 लिखेंगे। जब 23 में से 12 घटाएंगे तो ये 11 हो जाएगा, माइनस में आएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये 11 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये यही आपका 11 से विभाजित होगा, बाकी कोई भी नहीं होगा। आप चेक करके देख सकते हैं इसी मेथड से। ठीक है, ये मेथड आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो आप डिवाइड करके तो देख ही सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 प्रेक्षणों का माध्य जो है 14 दिया हुआ है एंड 3 और प्रेक्षणों को शामिल किया गया और नए माध्य 13 हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगाया जा सकता है। कन्वेंशनल में आप क्या करेंगे, 15 × 14 करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इसका टोटल मिल जाएगा कि कितना था। एंड लास्ट में माध्य 13 हो जाता है, तो तीनों और जब इसमें प्रेक्षणों को जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 18। तो 18 × 13 करेंगे तो जो मिलेगा आपको, दोनों को माइनस करेंगे तो इसका माइनस, ये कन्वेंशनल है। बट आप जब एग्ज़ाम में जाते हो तो आपको शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट मैं आपको बता दूं कि ये जब 15 प्रेक्षणों का माध्य 13 हो जाता है तो मतलब 13 करने के लिए हमें क्या करना है, एक एक कम करना है। तो इसका एक एक कम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 15 हमें मिल जाएगा। इसमें से 15 माइनस कर देंगे तो हमारा 15 हमें यहाँ वापस मिल जाएगा इधर। एंड 13 दूनी 26, 13 × 39। एंड अपॉन में हमें क्या चाहिए, इनका माध्य चाहिए, तो 3 का हम भाग दे देंगे तो हमारा बचेगा 8। यही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्रिकेट खिलाड़ी को एमसीसी की मानद सदस्यता प्रदान की गई है। तो कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है, तो उस समय के लिए है। अभी हो सकता है कि एमसीसी की मानक सदस्यता किसी और खिलाड़ी को भी मिल गई हो, तो आप लोग प्लीज़ एक बार चेक कर लें जाके। उस समय के लिए जो करेक्ट आंसर था वो था सौरभ गांगुली। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि विश्व कैंसर दिवस तो मैं बता देता हूं आपको, 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। बट जितने भी आपके दिवस हैं, जिस महीने में एग्ज़ाम हो रहा है उसके 2 महीने पहले और 2 महीने बाद तक के जितने भी दिवस हैं, मतलब 5-6 महीने के जितने भी दिवस हैं, आपको रट के जाना है, बिकॉज हर एग्ज़ाम में एक ना एक ज़रूर पूछा जाता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 8 है तो उसका विचरण निकालिए। तो विचरण होता है, मानक विचलन जितना होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 8² = 64 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका ये आपका पज़ल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें वेन डायग्राम बनाना है, तो वेन डायग्राम में इसमें बना के बता देता हूँ, बाकी आप लोगों को क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व करने हैं। तो वेन डायग्राम इसमें कैसे बनेगा, इसमें एक दिया हुआ है, किसी शहर के, पहली लाइन पे आपको ज़रूर ध्यान देना है, किसी शहर के कॉलेज में 3200 विद्यार्थियों को 3 भाषाओं में से एक ना एक भाषा ज़रूर आती है, ये लिखा हुआ है। तो हम जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले एक भाषा, ये 2 भाषा एंड ये 3 भाषा। तो ये मान लीजिए कि हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश को ई से, तमिल को टी से एंड हिंदी को एच से डिनोट करते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि जो है तेलुगु आती है वो है 1700, एंड जिनको केवल हिंदी आती है वो है 800, एंड जिनको इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है वो है 500।
एंड जिनको इंग्लिश और तमिल इंग्लिश एंड तेलुगु आती है वो है 1000, तो यहाँ आ जाएगा 1000 कॉमन। एंड जिनको हिंदी एंड तेलुगु दोनों आती है तो वो है 300। एंड तीनों जिनको आती हैं 300, जिनको तीनों आती हैं वो हैं 100। अब आपको इस वेन डाइग्राम से इस पजल को सॉल्व करना है। जो मेन था बनाना वो मैंने बता दिया है। बाकी के क्वेश्चन मैं पहला बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद से करेंगे। पहला इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये ट्रिकी है थोड़ा। कितनों को, यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन, कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती। तो मैं बता दूं आपको, पहली लाइन में लिख दिया है कि 3200 विद्यार्थी हैं, 3200 में से प्रत्येक को किसी 3 में से एक ना एक भाषा जरूर आती है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ऐसे कोई भी विद्यार्थी नहीं है जिनको एक भी भाषा ना आती हो, ठीक है ना। तो ये लॉजिकल था इसलिए मैंने बताया। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मैंने वेन डाइग्राम बना दिया है और वही उसमें मेन है। अब इसमें दिया हुआ है सूखी बर्फ, ड्राई आइस क्या है। तो ड्राई आइस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। जो 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, उनको ज़रूर पता होगा कि जो शुष्क बर्फ होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। तो ये आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जॉगर्स एक्स से वाई तक दौड़ते हैं। ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे ट्रिकी है? एक्स से वाई तक दौड़ते हैं, ठीक है, एक्स से वाई तक दौड़ते हैं। अब इसमें आपको गति दी हुई है तो स्पीड आएगा d/s। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पीड जितनी ज़्यादा होगी टाइम उतना कम लगेगा। तो इसकी स्पीड क्या है? मीडियम है। तो मीडियम यहाँ पे 6 है ना, सी वाले में देखिए 6 बीच वाला, एंड 3 मतलब स्पीड बहुत कम है तो मतलब टाइम कितना लगेगा? 20, बहुत ज़्यादा लगेगा। एंड 20 मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा है तो टाइम कितना लगेगा? बहुत कम। तो सी वाला हमारा फिट बैठ रहा है, बाकी इस पर कोई भी फिट नहीं बैठ रहा है। तो सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है, हमें ट्रिक इस्तेमाल करना रहता है जब हम पेपर जाते हैं सॉल्व करने। ये आपका पज़ल है तो ये पज़ल आपको खुद से सॉल्व करना है। ये मैंने होमवर्क आपके लिए दिया है, ये होमवर्क है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इसमें ऑड वन आउट करना है। ऑड वन आउट सॉरी, इसमें इसको देखना है, इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ड चूज़ करना है नीचे से। मुद को बोलते हैं स्पेक्ट, तो माउस को क्या बोलेंगे? माउस को बोलेंगे आपका रोडेंट। रोडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी कौन है। तो ये इंटरनेशनल का क्वेश्चन है। अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। तो ये है आपका टाइगर वुड्स। तो ये जो मेन फेमस खिलाड़ी हैं उनके हर जैसे रोनाल्डो हो गए और क्या बोलते हैं मेसी हो गया, ये कौन से देश से खेलते हैं, क्या खेलते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। तो ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है आपका मार्स से कोयले के रंग के का पत्थर। तो ये आपका जो डी नंबर का ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रिज्म क्या करता है। तो प्रिज्म आपका ये अपवर्तन परावर्तन जो है ये आपका कक्षा 10वीं में था। तो ये आपका यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित कर देता है। तो प्रिज्म आपने पढ़ा होगा, जब एक प्रिज्म से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है। ये आपको मैंने होमवर्क में देना है क्वेश्चन, ये आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन के बारे में। तो मैं बता दूं आपको, विटामिन इसमें पूछा गया है कि स्कर्वी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है। तो आप जब स्कर्वी बोलते हैं तो आपको सा का साउंड आता है, तो सी का साउंड आता है, तो ये सी से होता है। ऐसे आपको याद रख लेना है। और बाकी को याद करने के लिए आप विटामिन, जितने भी विटामिन होते हैं उनके वैज्ञानिक नाम सॉरी केमिकल नेम, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और ये किस सब्जी में पाए जाते हैं, अंडा दूध दही मछली क्या है, वो आप ज़रूर याद कर लें। बिकॉज वही विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको रेलवे में एटलीस्ट ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट है आपका मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है। तो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है आपका खुफू पिरामिड। मिस्र सभ्यता को सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये कक्षा 9th-10th में इसका अच्छे से विवरण दिया हुआ है सोशल साइंस में। और जब मिस्र की बात सुनते हैं तो पिरामिड हमें ध्यान आता है, और पिरामिड उनकी सबसे बड़ा पिरामिड पूछा गया है तो उसका आंसर है खुफू पिरामिड। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है।
ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्धान जिले में बनी है, तो वो है लोनार झील। लोनार झील बहुत ही फेमस झील है। ए नंबर का आपका ऑप्शन है जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनको अरेंज करना है पहले आपको, एंड उसमें से जो सबसे अलग है, तीन आपके किसी न किसी संबंध में सही एक संबंधित होंगे, एक जो अलग होगा उसको आपको चुनना है, तो वो बी नंबर का जो है ऑप्शन आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है। तो MIPS का अर्थ आपको बताना है, फुल फॉर्म बताना है। तो MIPS का जो फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है, तो आपको याद रखना है। अब मैं आपको इसमें भी एक बात बता देता हूँ, जितने भी कंप्यूटर के फुल फॉर्म हैं, ठीक है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे रैम रोम या बहुत सारे होते हैं, कम से कम 100 से 200 हैं, वो आप सारे रट लीजिए, क्योंकि हर पेपर में 2 या 3 फुल फॉर्म आपको ज़रूर पूछे जाते हैं, और वो उनमें से 90% केस में आपके कंप्यूटर से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है ना, तो आप कंप्यूटर के ज़रूर याद कर लें और शॉर्टकट की भी याद कर लें। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसमें दिया हुआ वो है आपका 3 संख्याओं का अनुपात इतना 2:3:6 है, तो उसका HCF 45 है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। तो आपको पता है जो HCF होता है वो कॉमन जब निकालते हैं सब में गुणनखंड करके, जो कॉमन होता है वो आपका HCF होता है। तो आपको यहाँ पे जब संख्याएं निकालना है तो यहाँ पे पहली संख्या जो हो जाएगी 2 × 45, तो ये हो जाएगा 90। एंड तीसरी जो दूसरी संख्या निकालना है 45 × 3, तो कितना हो गया 135, तो 3 × 45, तो ये हो जाएगा 135। एंड तीसरी जो संख्या निकालना है 6 × 45, तो ये हो जाएगा 270। तो जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सी नंबर का ऑप्शन 495 आपका करेक्ट आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, इसकी योग ही निकालना है आपको। ठीक है, आ जाता है। तो नर्व सेंटर कंप्यूटर के किस भाग को कहा जाता है, वो है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये नया वर्ड नर्व सेंटर आपको मिला है, ये आपको याद रख लो यहीं से, क्योंकि पुराने क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, पेपर में इतने सारे क्वेश्चन बनाएंगे कहाँ से, वही क्वेश्चन देंगे थोड़ा सा मॉडिफाई करके। ठीक है ना, तो ये सी नंबर का जो है ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले के चेरा वंश के ने किन राज्यों पर शासन किया। तो चेरा जो वंश था वो भारत के किस एरिया में फैला हुआ था, कौन अभी के जो राज्य हैं वो किस राज्यों में फैला हुआ था, तो वो है आपका तमिलनाडु और केरल। जो तमिलनाडु और केरल राज्य हैं वहाँ पर चेरा राज्य का वर्चस्व था। ठीक है ना, तो ये नंबर का जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कुछ A+B = 2C दिया हुआ है एंड C+D = 2A दिया हुआ है। तो आपको इसमें क्या करना है, A+B = 2C एंड C+D = 2A। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको जस्ट जोड़ देना है आपको, तो यहाँ आ जाएगा A+B+C+D = 2C - 2A, जब 2C+2A सॉरी। एंड जब इसको आप A और C को इस तरफ ले जाओगे तो ये घट जाएंगे, तो आपका जो फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा A+C = B+D। तो आपको जस्ट जोड़ना है और सॉल्व करना है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, एक बंटन का माध्य 10 और मानक विचलन 5 है, तो विचलन गुणांक निकालिए। तो विचलन गुणांक निकालने के लिए आप विचलन में मीन का भाग देंगे, ठीक है, और उसको परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपका निकलेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें जैसे हर पेपर में आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन वैसे ही दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 10 एंड Q का जो मान दिया हुआ है, Q का मान आपका है
एंड 5 दिया हुआ है, एंड देन आर का जो मान दिया हुआ है गुणा, एंड 27 दिया हुआ है, एस का जो मान दिया हुआ है भाग, एंड फिर 9 दिया हुआ है, एंड पी का जो मतलब है वो है आपका 10, पी का मान है वो है प्लस एंड 10 दिया हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 20 माइनस 15 हो जाएगा, तो ये 5 बचेगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक बस कुल दूरी का निश्चित समय से तय करती है, कुल दूरी एक निश्चित समय से तय करती है। यदि एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग, अब आपको याद रखना है कि एक दूरी है, मान लीजिए ए से बी है, बस उसको कितने देर में तय करती है, एक निश्चित समय में, उसने समय नहीं दिया है, ए और बी से एक निश्चित समय में तय करती है, ठीक है। अब इसके 3 भाग करेंगे, क्योंकि एक आदमी है जो वो इस दूरी को जितने में बस पूरा तय कर लेती है उसका 3 गुना टाइम लेता है, ठीक है। 1/3 भाग को 3 गुना टाइम में करता है, तो मतलब ये है 3 गुना, यहाँ भी 3 गुना लेगा, यहाँ भी 3 गुना लेगा, और ये कितना ले रहा है 1 घंटा, तो ये कितना लेगा 9 घंटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 1:9, ठीक है, क्योंकि बस और आदमी का अनुपात निकालना है, तो बस का है 1 आवर एंड इसका है 9 घंटा। तो ये आपका जो है सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। उसको उसकी यूनिट क्या है, उसको नापने की यूनिट क्या है, तो उसके नापने की यूनिट आपको पता है डेसिबल। डेसिबल आपने सुना होगा, लॉग जिसमें लेते हैं, ठीक है ना। तो डेसिबल उसके जो ध्वनि है उसके नापने की यूनिट होती है, कितने डेसिबल की ध्वनि है वो आप डेसिबल से नापते हो ध्वनि को, ठीक है ना। तो ये आपका बी नंबर का जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ये क्वेश्चन, सेम टू सेम कोडिंग डिकोडिंग का है, कूट भाषा मतलब डिकोडिंग कोडिंग का है, लेकिन यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ इसमें क्लियर नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। अगर आपको पीडीएफ में अच्छे से दिखता है तो आप लोग इसको सॉल्व करें, ठीक है, और आंसर को कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है। तो मैंने बोला था आपको, एक MIPS का आपको लिखने के लिए आया था फुल फॉर्म, एक www का फुल फॉर्म आया। तो ये तो खैर आसान है, बट आप इसको रिवाइज एक बार ज़रूर करें जितने भी कंप्यूटर के हैं, अगर आपको सच में पेपर निकालना है तो, ठीक है ना। अब ये कंप्यूटर में www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपका ए नंबर का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखें कि जो पालम है, पालम कहाँ पर है, पालम दिल्ली में पालम नाम की एक जगह है। तो दमदम नाम की जगह कहाँ पर है, दमदम नाम की जगह है आपकी कुछ प्रसिद्ध होगा निश्चित रूप से, तभी इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे शहरों को भी जहां आप रहते हैं उसके ऊपर भी ध्यान देते रहें। तो खैर वैसा चीज़ हो गया कि बनना है तो बनेगा ही, नहीं तो नहीं बनेगा, बिकॉज़ ये सबको तो नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस ऐसे क्वेश्चन को अगर नहीं पता है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका चूंकि अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर है कोलकाता, कोलकाता में दमदम नाम की जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कथन, 2 कथन दिए हुए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। 2 सीधी रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो ये गलत है, क्योंकि 2 सीधी रेखाएं हैं वो एक ही बिंदु पर कर सकती हैं, बाकी अगर मुड़ेंगी तभी करेंगी ना, सीधी रेखाएं तो एक ही बार कर सकती हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपका जो है, एक कोण की भुजाएं क्रमशः अन्य कोण की भुजाओं के समानांतर हों तो कोण, क्या लिखा हुआ, तो दोनों कोण एक दूसरे के अनुपूरक होंगे। तो अनुपूरक होंगे, तो मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। अब ये कोण जो बना हुआ है इसकी जो दोनों भुजाएं हैं, इसकी दोनों भुजाओं से क्या है,
समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समानांतर है। तो ये वाला जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सी आपका पहला गलत और दूसरा सही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकालना है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसमें मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये आप लोग खुद से निकालेंगे, इसमें मैं आपको नहीं बताऊँगा ये क्वेश्चन। है माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में सत्या नडेला की जगह किसने ली। तो इसका मतलब पहले जो थे वो सत्या नडेला थे, उनके बाद कौन आया है जगह लेने उनकी। तो इसका आंसर है स्टीव बाल्मर। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, ये जो दिए गए हैं शब्द इनको अरेंज करना है और एक वर्ड बनाना है, ठीक है ना। और उन वर्ड में से फिर छांटना है कि आपको 3 जो वर्ड हैं वो एक जैसे होंगे, एक जैसे इन द सेंस कि किसी न किसी चीज़ में एक जैसे होंगे, एंड चौथा जो वर्ड होगा वो आपका किसी न किसी संबंध में अलग होगा। तो आपको वो शब्द चुनना है, ये आप लोग स्वयं करें, बिकॉज इनको अरेंज करने में आप अपना दिमाग लगाएं, ठीक है ना। मैंने सिर्फ प्रोसेस आपको बता दिया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक हो जाता है। तो आपने 10वीं क्लास में ऐसे ज़रूर पढ़े होंगे क्वेश्चन कि यहाँ पे मान लीजिए 30 है और यहाँ पे 60 हो रहा है, ये 30 है सॉरी, ये 60 हो गया। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 24 मीटर कम हो जाती है, तो इसका जो डायमेंशन हो कितना होगा, वो 24 होगा। एंड इसका मान लीजिए कि x है, इसका मान लीजिए कि h है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी एंड डी हो गया। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं। तो ए बी सी में हम h/x करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10/60 आ जाएगा, ठीक है। तो 10/60 करेंगे तो h = कितना आ जाएगा, x। जो समकोण त्रिभुज है ए बी डी में, तो जब हम ए बी डी में फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा h/, ठीक है, x प्लस, ठीक है, 24। तो x का वैल्यू आपको पता है कितना है, x का वैल्यू आपको दिया हुआ मतलब जो हमने निकाला था वो निकाला था, कितना निकाला था, x का वैल्यू निकाला था, h का वैल्यू निकाला था, सॉरी h का वैल्यू निकाला था x√3, है ना, इतना ही था ना। एंड ये इक्वल टू हो जाएगा 10/30। तो 10/30 होता है 1/√3। जब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, ठीक है। तो आप इसको फाइंड आउट करें, मैंने बता दिया। देखो क्या है कि h/, पूरा जो नीचे का बेस था, मतलब बेस कितना था, x+24 इंटू 10/30, ठीक है। तो 10/30 का मान कितना होता है, 1/√3 यहाँ पे लिख देना। अब h का वैल्यू यहाँ पे क्या आया था मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे रख के जब आप सॉल्व करके यहाँ पे आपको निकालना है स्तंभ की लंबाई। तो स्तंभ की लंबाई मतलब h यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो h यहाँ पे जो x का वैल्यू, वहाँ पे h का वैल्यू आया था x के टर्म में, उसको बदल के h के टर्म में करके यहाँ पे लिख के, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो जाएगा 12√3। डी नंबर का जो ऑप्शन, मैंने आइडिया दे दिया, मैं यहाँ पे सिर्फ आइडिया दूंगा, आपको सॉल्व अपने आप से करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस उदाहरण में जाड़रोस्कोप जाता है आपका कंप्यूटर माउस में, ठीक है ना। तो ये आपका बी नंबर का जो है ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आ गए, तो ये आप याद रखिए। कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्कोरिंग भी है, क्योंकि बहुत आसान रहता है कंप्यूटर को समझना। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया है वो है
अल्फ्रेड नोबल में, जिसके नाम पे आपको नोबेल प्राइज़ हर साल दिया जाता है, जो 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है ना। वो अल्फ्रेड नोबल के नाम से ही दिया जाता है, और उसका उन्होंने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कथन दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई, मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो भाई दोनों ही सही है ना, ए और आर दोनों ही सही हैं। एंड आर ए की उचित व्याख्या नहीं है, मतलब जो प्राचीन सभ्यताएं थी उनमें से मैक्सिमम नदी के किनारे थी, और मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था, नो डाउट दोनों ही सही हैं, बट एक दूसरे की करेक्ट व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर का जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, अनुवांशिक के नियम किसने प्रस्तावित किए। तो अनुवांशिक के जो नियम प्रस्तावित किए वो है आपके ग्रेगर मेंडल, ठीक है ना। ग्रेगर मेंडल थे, उन्होंने नियम को प्रतिपादित किया, ठीक है। तो आपका सी नंबर का जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैंने बोला था अभी पिछले बार मैंने बताया, रोनाल्डो जो थे वो किस देश की तरफ से प्रतिनिधित्व खेलते हैं, मतलब जो फुटबॉल खेलते हैं वो किस देश की तरफ से खेलते हैं, तो ये आपको बताना है। तो सी नंबर का ऑप्शन है, रोनाल्डो पुर्तगाल की तरफ से खेलते हैं, ठीक है ना, आपको याद रखना। भारतीय फिल्म उद्योग के सेल्यूलाइड मैन का नाम बताएं जिसकी मृत्यु हाल में ही हुई। तो बॉलीवुड जो फिल्म भारतीय फिल्म उद्योग बॉलीवुड है, उनके सेल्यूलाइड मैन कौन थे। तो सेल्यूलाइड मैन थे पी के नायर को सेलुलाइड मैन कहा जाता था। ये उस समय की बात है, भारतीय फिल्म जो जिनकी हाल ही में मृत्यु मतलब 2015-16 के करीब उनकी मृत्यु हुई होगी। ये अब पुराना क्वेश्चन हो गया है, तो अब आपको ये पूछा जा सकता है कि भारतीय फिल्म उद्योग के सेलुलाइड मैन किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है बी नंबर का जो है ऑप्शन आपका पी के नायर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है तो दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण होते हैं, उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जब आप यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका क्या आएगा, पहला कोण जो आएगा वो 130 आएगा, एंड दूसरा कोण जो आएगा 50 आएगा, है ना। तभी तो 13:5 होगा, एंड जो उनका योग होगा वो 180 होना चाहिए, तो इनका योग भी 180 हो रहा है। अब इसमें पूछा है दोनों कोणों का अंतर, तो यहाँ पे दोनों को घटा देना है, दोनों कोणों का योग होता है 180, एंड अंतर जब निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा आपका 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका 8, मतलब 80 आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एल को गुणा कहा जाता है, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा पहले मैंने बता चुका हूँ। 44 एम को क्या बोला जाता है, प्लस बोला जाता है 64, एंड एन को क्या बोला जाता है, एन को बोला जाता है आपका -60, एंड पी को क्या बोला जाता है, पी को बोला जाता है आपका प्लस, तो प्लस आ जाएगा 15, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा गुणा में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 92। तो आप इसको सॉल्व करें खुद से, सॉल्व करके मैं नहीं बताऊंगा, डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्ट्रेट ड्राइव को मतलब स्ट्रेट ड्राइव, अगर आप क्रिकेट देखते हैं, बिल्कुल आप क्रिकेट देखते होंगे ज़रूर, तो उसमें स्ट्रेट ड्राइव होता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो पुस्तक है वो किसी खिलाड़ी द्वारा ही लिखी गई है। तो प्रकाश पादुकोण ये नहीं है, विश्वनाथ आनंद ये चेस के हैं, तो क्रिकेट खिलाड़ी दो ही हैं, तो आपके दो ऑप्शन तो वैसे ही चले गए। तो इन दो में से आपको चुनना है, तो जिसमें से आंसर है आपका सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, लिटिल मास्टर। तो ये आपको याद रखना है, लिटिल मास्टर कौन है, सुनील गावस्कर, और मास्टर ब्लास्टर हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो ये निक नेम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका पज़ल का क्वेश्चन है। तो पज़ल का क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ हमेशा आपको खुद ही करना है। तो ये 3 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप लोग खुद इसको सॉल्व करें, ठीक है। अब ये कुछ कथन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है सभी आम सुनहरे रंग के हैं।
तो सभी आम सुनहरे रंग के हैं, तो आम को ए से लिखते हैं और सुनहरे को एस से लिख देते हैं। ठीक है, सभी आम सुनहरे हैं और कोई भी सुनहरी चीज़ सस्ती नहीं है, तो सुनहरी चीज़ सस्ते को ऐसे लिख देते हैं, तो ये सस्ती नहीं है। तो अब इसमें हम निष्कर्ष पे जाते हैं, सभी आम सस्ते हैं, तो सस्ते में कोई क्रॉस ओवर नहीं है, तो ये गलत है पहला वाला। दूसरा वाला, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं हैं, तो ये वाला ऑप्शन आप सेकंड सही, तो ये आपका केवल सेकंड निष्कर्ष बी नंबर का ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमन साक्षी मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन से सुमन साक्षी से 5 गुना, सुमन साक्षी से 5 गुना, ठीक है ना। तो सुमन साक्षी से 5 गुना, तो 5 गुना किससे? साक्षी से। ये सुमन है जो मैंने लिखा है, ये साक्षी है। एंड दूसरा दिया हुआ है आपको, एक बार फिर ऊपर कर लेते हैं, सुमन साक्षी से 5 गुना, तो 5 गुना साक्षी से। एंड मयंक मयंक के निवेश का 3/5 निवेश करती है, और जो सुमन है वो मयंक के निवेश से 3/5 एम ए लिख देते हैं इधर। तो ये आपका 2 इक्वेशन बन गई। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से लिख देते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाती है। सुमन इज इक्वल्स टू 5SA, ठीक है, ये आपका साक्षी हो गया। एंड दूसरा, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब अपॉन के रूप में लिखेंगे, तो SU अपॉन क्या आ जाता है? ऐसे आ जाता है, ये नीचे आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा 5/1। एंड दूसरी तरफ जब दूसरा दिया हुआ है मयंक से 3/5, तो SU इज इक्वल टू 3/5 मयंक। तो मयंक को हम डायरेक्ट नीचे ले आते हैं, तो मयंक ये आपका हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ भी है, सॉरी, साक्षी है, तो साक्षी 3/5, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ पे देखिए, साक्षी 1 है, यहाँ पे साक्षी 3 है, तो हम इसको दोनों में 3 करते हैं, तो 3 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो ये हो जाता है 15/3। तो जब हम इसको अनुपात में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 15/3/5, है ना। तो हमें सिर्फ इससे मतलब है, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं। तो अनुपात जो हमारा आ गया 15/3 कितना था? 15/3/5, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, आपको निकालना है, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए। तो साक्षी, तो साक्षी का भाग निकालना है हमें, तो साक्षी का भाग कितना है? बीच वाला है, तो इसको 3 सबको जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 23 इंटू कितना आएगा? इंटू 23,000। तो 23,000 जब करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1,000 आ जाएगा। तो जब 3 का 1000 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3,000। तो हमारा जो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो फिर टाइम एंड वर्क से है। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आज के लिए जो है होमवर्क है, ये आपको याद रखो, ये आप स्वयं सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में बी एंड डी को ये लिखा जाता है, नाइट को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डी ई बी टी को क्या लिखाते हैं? तो डी ई बी टी को आप याद रखिए कि यहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो डी के स्थान पे क्या है? हैश है इसमें, है ना, यहाँ पे हैश है ना, तो हैश लिखेंगे। एंड ई, तो ई के स्थान पे क्या है? ई के स्थान पे @ है, तो @ लिखेंगे। यहाँ पे बी लिखेंगे, तो बी के स्थान पे क्या है? 7 है, तो 7 लिखेंगे। टी है, तो टी के स्थान पे क्या है? यहाँ पे 9 है। नेक्स्ट जो हम करेंगे, लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो आप याद रखें कि अब सुमित्रा महाजन नहीं है। सुमित्रा महाजन ये 2016 में थी, ठीक है ना। आज कौन है? आज आपको पता करना है कि आज लोकसभा का अध्यक्ष कौन है।
ठीक है। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि जितने भी मंत्री हैं आपके, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे रक्षा मंत्री हो, उनके निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन से हैं वो आपको याद कर लेना है, बिकॉज हर क्वेश्चन पेपर में आपको एक ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका सी नंबर का जो इंदौर है, सुमित्रा महाजन जो है वो इंदौर की के लोकसभा क्षेत्र से आती हैं, तो ये आपका सी नंबर का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मयंक एक वस्तु की विक्रय कीमत दुगनी कर देता है ना। मयंक किसी वस्तु की, मतलब 100 है तो 200 कर देता है, तो 4 गुना, तो लाभ 4 गुना हो जाता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, किसी वस्तु की जो क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, उसको दुगना कर देता है, तो लाभ 4 गुना बढ़ जाता है। तो मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मूल लाभ प्रतिशत मतलब जब वो सिंपल में बेचता था, मतलब जब दोगुना नहीं करता था, तब लाभ कितना होता था वो आपको फाइंड आउट करना है। हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे, अपने आंसर जो दिए गए हैं ना उनसे ही वेरीफाई करेंगे। तो इसको वेरीफाई कैसे करना है, मान लीजिए कि जो पहला ही ऑप्शन है हम उसको वेरीफाई करते हैं 50%। तो मान लीजिए हमारा 50% लाभ था, तो मान लीजिए कि वस्तु 100 रुपये की थी, उसमें 50% लाभ था, तो ये वस्तु कितने की हो गई, वस्तु 100 रुपये की थी उसको 300 में बेच रहा है, तो उसको कितना लाभ हो रहा है, 50 50 50 50 4 गुना हो रहा है। तो उसका लाभ पहले कितना था, 50 था, और अब कितना हो गया, 4 गुना, मतलब 200 हो गया। तो हमारा जो पहला ही ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लॉजिकल से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष की सैर करने वाला सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी। तो ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर नहीं बनता है आपको पेपर में तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन पहली महिला आपको पूछा गया है, तो पहली महिला आपको लूसेंट में भी मिल जाएगी। तो ये है आपका सी नंबर का ल्यू यांग आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वो है सुनीता और शीला की आयु 12 वर्ष है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर्फ आंसर से चेक करना है, सॉल्व करने की आपको ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। तो इसको कैसे चेक करना है, इसमें बोला है सुनीता और शीला की आयु का अंतर 12 वर्ष, और दोनों की आयु आपको दी हुई है, तो आप मिलाइए 12 किस किस में अंतर आ रहा है, तो आप देखेंगे कि 12 अंतर सब में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट जो कंडीशन दी हुई है, यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु की 4 गुनी थी, तो आप इसको, ये वाला कंडीशन आपको मिलाना है। तो यहाँ पे जब आप 9 वर्ष माइनस करोगे, क्यों 9 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 9 वर्ष माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2, और 4 गुना अगर बोला जाए तो 8 होना चाहिए यहाँ पे, जो कि इसमें से भी 9 घटाएंगे, तो 9 घटाया हमने तो बचा हमारा 15, 15 नहीं 14, 8 बचना चाहिए अगर इस हिसाब से कंडीशन से बात करें, लेकिन यहाँ पे बच रहा है 14, तो ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट हमारे सी ऑप्शन जो कि सही है। तो अब हम इसमें 9 वर्ष पहले की बात करें तो 13 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 4, वाला जो ऑप्शन है वो आपका सेटिस्फाई कर रहा है, वही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऑड वन को आउट करना, मतलब जो भिन्न है उसको चुनना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटो रिक्शा, कार, वैन एंड टैक्सी। तो आप तीनों देख रहे हैं नीचे की जो चलती हैं आपकी पेट्रोल या डीजल से, लेकिन जो ऑटो रिक्शा है वो आपका पेट्रोल डीजल से नहीं चलता, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें रिक्शे की, ऑटो रिक्शा की बात की है, मैं रिक्शा बस की बात नहीं की है, तो मतलब ये भी पेट्रोल से चलता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, इसमें तीनों में 4 4 पहिए होते हैं, कार में 4 पहिए होते हैं, वैन में 4 पहिए होते हैं, टैक्सी में आपके 4 पहिए होते हैं, लेकिन जो ऑटो रिक्शा होता है उसमें कितने पहिए होते हैं, 3 पहिए होते हैं। तो आपको उसको ऐसे समझें, क्योंकि ऑटो, अगर रिक्शा बस की बात होती तो ये तो भी यही अलग होता, बिकॉज ये पेट्रोल वाला फिर केस आ जाता। ये चारों ही पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, बट ये व्हील का फ़र्क है, इसमें 4 4 व्हील हैं, इसमें 3 व्हील हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है एच एफ चिन्ह के एलिमेंट हैफिनियन का नाम निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया है। तो ये है आपका जो आंसर है वे है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन आपका करेंट आंसर है, बी नंबर का ऑप्शन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था, तो भारत की स्वतंत्रता जब मिली भारत को, वो किसके अधीन था, वो अपन को निकालना है। वो था आपका पुर्तगाल के अधीन है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है, एक संबंध दिया है 27 और 9। ठीक है, 27 और 9, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसी से रिलेटेड आप यहाँ देखेंगे, ये 3 का स्क्वायर है, 3 की घात 3 है, 3 की पावर 3 है ना। ऐसे ही यहाँ कौन सा है, यहाँ ये वाला है, 3 की पावर कितनी है, ये 9 स्क्वायर है, और यहाँ वाला 9 की पावर क्यूब है। तो ये 3 स्क्वायर एंड 3 क्यूब था, ये 9 स्क्वायर एंड 9 क्यूब है, तो सेम संबंध है दोनों में, तो आपका डी नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इस मोबाइल की स्क्रीन पे शायद इस नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन में, तो इसको आप लोग स्वयं सॉल्व करें, नहीं बनेगा तो मैं इसको आपको बता दूंगा, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग आपको बताना है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग आपका किया जाता है वाहनों में रिव्यू मिरर के लिए। जो रिव्यू मिरर होता है, रियर व्यू मिरर होता है, उसमें आपका यूज़ किया जाता है उत्तल दर्पण का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बर्फ़ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो बर्फ़ को पिघलाने के लिए आपका यूज़ किया जाता है नमक का। अगर बर्फ़ में नमक को डाल देंगे तो बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल, वो है नमक का। ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें आपको लिखा हुआ है, लीडर को ये लिखते हैं तो स्टेबल को क्या लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कि किस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए एल एल लिखा हुआ है, तो एंड एम एन दो छोड़ दिए, एंड तीसरा वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट वाले में यहाँ से स्टार्ट किया हुआ, बी लिखा हुआ है, ई ए बी सी डी ई, तो दो छोड़ के यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब एल ई ए डी ई आर, ठीक है। तो यहाँ एल एम एन ओ एंड यहाँ पे डी ए सी बी सी डी ई, तो यहाँ पे बी दो छोड़ के सी डी ई यहाँ पे आ गया, एंड ए बी सी डी यहाँ पे आ गया। तो ऐसे करके आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। नहीं, तीसरे वाले में ऐसा प्रयोग नहीं किया गया, तीसरे वाले में डायरेक्टली लिखा है। तो ये आपको पूरा एक्चुअली याद, मतलब पूरे पूरे को आपको एनालिसिस करना है, ऐसा नहीं कि दो को किया और वैसे ही आप लिख दिए तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं से अगर लिख के बताऊँ, एस्टेबल को लिखेंगे एस टी टी यू भी, तो वी से आपका शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की तिगुनी है, ठीक है, एंड तीसरी की दुगनी है। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, सॉरी, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड 3 संख्याएं हैं, तो जो 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या है, मतलब वाई है, वो पहली की तिगुनी है, तो 3x हो गया, एंड तीसरी की दुगनी है, तो तीसरी की दुगनी है, तो y बराबर तीसरी की दुगनी हो गया, तो 2z हो गया। तो जब ये आपका आ गया, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आपको जोड़ना है, मतलब एक ही उसमें बनाना है आपको, एक ही वेरिएबल में बनाना है। 3 वेरिएबल यहाँ पे 2 इक्वेशन में मिले। अब आपको तीनों का जो औसत दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 77। तो जब आप इसका योग निकालेंगे तो आपको 3 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, तो तीनों का टोटल कितना निकल के आएगा, 231, सॉरी, ठीक है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे निकालेंगे, तो ये आपका आएगा x प्लस 3x प्लस 3/2x, है ना, इक्वल टू 231, तीनों का योग। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा आपका 42, ठीक है। अब जब आप x का वैल्यू आपका
42 आया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, फिर दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या कितनी थी, x की 3 गुनी, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 126। तो 126 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नंबर का जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4 शब्दों में से एक शब्द एक वर्ग जिनमें अन्य 3 सदस्य संबंधित मतलब सीधा सीधा बात है कि आपको इनमें से अलग छांटना है कि तीनों एक से हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यदि डिलीजियस संबंधित है टेस्ट से, जब आप बहुत टेस्टी खाना बना आप बोलते हो वेरी डिलीजियस फूड, है ना, तो ये संबंधित है आपका टेस्ट से। तो मेलोडियस किससे संबंधित है, तो मेलोडियस संबंध है आपका वॉइस से। सी नंबर का जो ऑप्शन है आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसमें बनेगा नहीं लगाते हुए, तो आप इसको स्वयं करें, सॉल्व करें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलधन की गणना करें यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये हो, 7 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है। तो इसमें दो कंडीशन दी हुई हैं, आपको इसमें निकालना है मूलधन। मूलधन मतलब प्रिंसिपल। तो इसमें आपको पहला जो इक्वेशन, दो इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इसमें P इंटू आर आपको दिया नहीं हुआ है एंड T दिया है आपको 4 इज इक्वल टू ब्याज की दर से 1200 रुपये और 7 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती। तो ये आपको मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, तो यहाँ पे 100 आएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1200 माइनस P। समझ में आ गया। एंड ऐसे ही दूसरा इक्वेशन बनाएंगे P इंटू आर इंटू 4 अपॉन 100, ये 4 की जगह 7 आ जाएगा क्योंकि 7 वर्ष दिया है, इज इक्वल टू 1500 माइनस P। अब इन दोनों इक्वेशन को करना है आपको सॉल्व। जैसे ही आप सॉल्व करोगे P का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है आपको, और P का वैल्यू आपका आएगा 800 रुपये। तो ए नंबर का जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व आप 93 लिखा है, यहाँ पे 19 लिखा है, यही आपको देखने लायक है। तो यहाँ से आप 10 निकाल सकते हो। तो जब यहाँ पे 10 आप निकालोगे तो यहाँ पे आपका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1.93 का स्क्वायर बचेगा माइनस 2 पॉइंट, यहाँ पे भी 20 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 10 कॉमन निकल जाएगा दोनों में, तो ये 07 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड अपॉन में जो आएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे दोनों 19 है एंड 20, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा एंड आपका यहाँ पे बचेगा 1.93 एंड 2.07। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा आपको, और फिर आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना है इसको फॉर्मूले की सहायता से, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, उससे सॉल्व करोगे जब आप, तो आपका आंसर 4 नंबर का जो है ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन मतलब बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना आपकी की गई थी वो की गई थी आपकी 1950 में। बी नंबर का ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी। तो आपको पता है कि 1971 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही थे, ठीक है। 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो ऑब्वियसली जो आज़ादी मिली थी बांग्लादेश को, वो मिली थी पाकिस्तान से, ठीक है ना। भारत से आज़ादी मिली थी पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही कहलाते थे। फिर उसके बाद जब 1971 में युद्ध हुआ तो दोनों डिवाइड हो गए, तो बांग्लादेश अलग कंट्री बन गया एंड पाकिस्तान जो है अलग कंट्री बन गया। तो ये आज़ादी मिली थी पाकिस्तान से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपको अभिकरण दिया हुआ है, एसर्शन रीजन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने के बाद यह मौत का कारण बनता है। तो ये सही बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है, ये भी सही बात है। और दोनों जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड
खून में मिल जाती है, हीमोग्लोबिन में मिल जाती है, तभी आदमी की मृत्यु होती है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आपका सी नंबर का ऑप्शन। ए और आर दोनों करेक्ट हैं और ए बी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आर ए का उचित व्याख्या भी है। सी नंबर का जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो संख्याओं का HCF 23 है एंड LCM आपका इतना है, तो उनमें से पहली संख्या इतनी है तो x, दूसरी संख्या x है, तो आपको क्या निकालना है, x बटा 23 निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए आपको करना है 23 इंटू 1035 अपॉन 207। ठीक है, जब आप इतना करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आपकी कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी आपकी, और जो वैल्यू मेरे ख्याल से कुछ वैल्यू आएगी, मान लीजिए कि आपकी वैल्यू x आई, ठीक है, और उसमें आपको 23 का भाग दे देना। जब आप 23 का भाग देंगे तो आपको 5 आ जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आई हुई होगी वो 23 इंटू 5, तो 5 3 15, 5 8 के 10 11 115, ठीक है ना। तो जो आपकी वैल्यू आई हुई है मतलब 23 इंटू 1035 अपॉन 207 करने पे जो वैल्यू आई हुई होगी वो आई 115, ठीक है। 115 में जब आप 23 का भाग दोगे, क्योंकि x में 23 का भाग देना है, x आया है आपका 115, तो 115 में जब आप 23 का भाग दोगे तो ये बचेगा आपका 5। तो ये आपका सी नंबर का जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व क्या है। तो पानी का घनत्व है 1000 किलो घन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश बंधु नव युवक संगठन का गठन किसने किया था। तो ये गठन किया था आपका तिरुपुर कुमरन ने, ठीक है ना। तिरुपुर कुमरन ने एक जो देश बंधु गठन है, नव युवक गठन है, उसका देश बंधु नव युवक जो संघ है उसका गठन किया था। तो ये आपको याद रख लेना, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था। तो कौन से शासन के अनुसार के शासनकाल में किया गया था। तो ये है आपका होयसल के शासनकाल में साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका, दी गई समरूपता के आधार पर नीचे भी पहचान है। तो आप देखें कि एक को एक लिखा हुआ है, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1 अनुपात 1 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है। एंड 25 इंटू 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग 125 लगा के आएंगे या 225 लगा के आएंगे, वो आपका गलत है, वो आपका गलत है, ठीक है ना। तो 25 आपको लगाना है, 625 आपको लगाना है। करेक्ट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्कूल में 504 छात्रों में लड़कियां लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियां प्रवेश कर जाती हैं तो नया अनुपात क्या होगा। इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है, ठीक है। पहले तो आप लड़के लड़कियों का अनुपात लड़के लड़कियों की संख्या निकाल लें, उसमें लड़कियों की संख्या जोड़ दें, उसके बाद अनुपात निकाल लें, ठीक है। तो करते हैं, मान लीजिए हम लड़कियों की संख्या फाइंड आउट करते हैं। तो लड़कियों की संख्या फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं 11 अनुपात, दोनों को जोड़ देते हैं 24 इजी करते हैं, तो 24 इंटू ये हो जाता है 21, है ना। 21 होगा, 21 के बाद हम 21 का 11 में गुणा कर देंगे। 21 का 11 में जब गुणा करेंगे, 21 इंटू 11, तो ये बचेगा 21, तो ये बचेगा 132, तो ये 231 बचेगा। अब इसमें आप जोड़ दीजिए कितना, 12 और जोड़ दीजिए। इसमें पहले आप 504 में से घटाएं इसको, तो 504 में जब अपन घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3, 10 में 7, यहाँ पे बचा 3, तो 273 बचा। तो यहाँ पे 273 यहाँ पे अनुपात लगा देंगे और इसमें जोड़ देंगे अपन 13 और 12 और, ठीक है ना। तो ये 3
एंड 243 हो जाएगा, ये बचेगा 243 अनुपात 273। तो जब हम इसको निकालेंगे तो हमारा जितना आएगा वो आ जाएगा हमारा सी नंबर का जो ऑप्शन 81:91, ये हमारा सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको लड़के लड़कियों की निकाल देना है, लड़कियों में आपको 12 जोड़ के उसके बाद फिर से अनुपात निकाल देना है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपके पुराने पेपर में भी, पुराने पेपर इन द सेंस के जो पहले सॉल्व करा चुका हूँ, इसी साल के पेपर 2016 में ही एक बार और आया हुआ है। ये हवाई अड्डा है आपका कोचीन हवाई अड्डा, ठीक है। तो ए नंबर का जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण में संबंधित है। तो खून का शुद्धिकरण कौन करते हैं, तो गुर्दे करते हैं, आपको पता है। सी नंबर का जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया ऑसम पुस्तिका के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक आपको याद रखना है, जितनी भी पुस्तक हैं आपको पुस्तकें सारी याद करना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है चेतन भगत, मेकिंग इंडिया ऑसम। तो ये आपको डी नंबर का जो है ऑप्शन करेक्ट है, सही है, ये आपका चेतन भगत ने ये पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको सम चिन्हों को बदलना है। यहाँ पे 15 यहाँ पे भाग दिया हुआ है, तो ये प्लस दिया हुआ, प्लस को लिखते हैं गुणा, और फिर 16 और 16 गुणा को लिखते हैं भाग का अर्थ है माइनस, तो -15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, हो सकता है यहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड करें। अब मैंने बताया इस तरीके का क्वेश्चन कई बार, तो पीडीएफ डाउनलोड करें। यहाँ पे प्लस और भाग में पता नहीं चल रहा है कि कौन सा भाग है कौन सा प्लस है। तो आप लोग इसको क्या करें, डाउनलोड करें और डाउनलोड करके इसको सॉल्व करें। ये मैं इसी पेपर में ही 3 बार करा चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो नेत्रानी द्वीप आपका स्थित है आपका लक्षद्वीप में, ये आपका करेक्ट आंसर है सी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक्कर के घोल में शक्कर एक है। तो शक्कर एक क्या है, सॉल्यूट है। जिसमें घोलते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, विलायक, और जिसको घोलते हैं तो उसको बोलेंगे सॉल्यूट। तो मान लीजिए कि पानी में शक्कर को घोलते हैं, है ना, शक्कर को घोलते हैं, तो शक्कर हुआ आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हुआ पानी, ठीक है ना, तो याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, इसके गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए 2x² माइनस इसको गुणनखंड इसका करना पड़ेगा, तो इसका करना पड़ेगा, इसका करेंगे हम, तो आ जाएगा हमारा 4x माइनस x प्लस 2। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x, जब कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x माइनस 2, एंड जब यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणनखंड जो आ जाएगा x माइनस 2 ही दिया है, और दूसरा गुणनखंड अगर पूछा होता 2x माइनस 1 होता, ठीक है ना। पहला जो है वो 2x माइनस 2, तो आपका जो है ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्क परिवार से संबंधित नहीं है। तो मोलास्क परिवार से संबंधित नहीं है, बी नंबर का घोंघा वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता कहते हैं, तो माना जाता है। ये आपका गलत है, क्योंकि वो जो जिसका होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल दानकर्ता होता है, ना कि प्राप्तकर्ता होता है। तो ये पहला वाला आपका जो है गलत है। और सेकंड वाला, ओ प्रकार के रक्त में कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो ये आपका सही है, ठीक है ना। ये आपका सही इसलिए क्योंकि कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ना तो ए होता है ना बी होता है, इसीलिए वो किसी को भी दिया जा सकता है। तो आपका पहला गलत है एंड दूसरा आपका सही है। तो इसमें से कौन सा है, ए गलत है एंड आर सही है, तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के योग का सबसे छोटे कोण से अनुपात बताना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 होता है 7 3 10 2 12, तो 180/12 करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा 6 30 और ये आएगा 15, है ना।
तो ये आ जाएगा हमारा 15। तो x का वैल्यू 15 आ गया। तो हम सबसे छोटा काउंट कितना है हमारा, 15 दूना 30 हो जाएगा। एंड सबसे बड़ा काउंट 15 सतह 105 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। अनुपात निकालना है सबसे छोटे काउंट, सबसे छोटा काउंट है 30। जब हम इसको काटेंगे 15 दूना 30 है, अंदर 15 नम्मा 135, तो 9:2। तो हमारा जो है BC नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? तो पिंक सिटी किसे कहते हैं? पिंक सिटी है हमारा जयपुर, ठीक है ना। जयपुर हमारा A नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित कीमत ठीक है। अब अंक इसका कहने का मतलब है एक में अपन 40% छूट देने के बाद वो जैकेट कितने का है जानते हो? 20% लाभ कमाता है और 600 रुपये का है। तो मतलब हमें निकालना है 40%। तो x का ये 60% हुआ, तो 60% कितना हुआ? बराबर 600। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, सॉरी, और x बराबर आ जाएगा 1000। तो x बराबर आ गया हमारा 1000। मतलब एक्चुअल प्राइस क्या था, इस पर उसने 40% दिया। अब इसमें क्या करना है, ये हमारा दिया है 120%, ठीक है। इसको अभी साइड में रखते हैं 1000 को। ये 20% दिया है, 20% लाभ। तो हम क्या करते हैं इसको, ये क्या है 120% है, तो x का y का मूल्य लिख देते हैं। y का 120% बराबर 600। तो यहाँ पे 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो ये x बराबर y बराबर कितना आ गया 500। तो मतलब जो उसका क्रय मूल्य एक्चुअल है वो कितना है 500 रुपये, ठीक है। और जो बेचता था वो x बराबर कितना आया था 1000, तो कितना आया जस्ट डबल आया। तो मतलब कितना परसेंट लाभ ले रहा था 100%। तो इसमें यही निकालना है कि अंकित कीमत पर बेचा जाता, मतलब अगर 1000 पे ही बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत क्या होता? लाभ का प्रतिशत होगा 100 रुपये, 100%। मतलब जितने का है उससे डबल में बेच रहा है। तो C नंबर का जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज का पेपर 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़े हैं, 10% क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन के करीब आपके लिए छोड़ते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ हम यहाँ पर नए नए वीडियोस, और अभी हम जब पेपर होंगे तो आप यकीन मानिए हम लोग सेंटर पर जाके कवरेज आपको पूरी देंगे कि पेपर आप बच्चों के कैसे गए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, टफनेस क्या है, सब कुछ बताएंगे। तो आप हमारी चैनल को सारी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें। और कमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।